लाख टके की बात में अब बात करते हैं भारत की सैन्य तैयारियों की। बात स्काई स्ट्राइकर ड्रोन की। इस शब्द के बारे में शायद आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन यकीन मानिए ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि रहने जा रही है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। अब नहीं बचेगा हिंद का कोई दुश्मन। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन करेगा दुश्मन का सीधा शिकार। अब आसमान से बरसेगा बारूद, आतंकी अड्डे होंगे बर्बाद। विस्फोटक से लैस ड्रोन दुश्मन को करेंगे बर्बाद। भारतीय सेना को जल्द मिलेंगे स्काई स्ट्राइकर ड्रोन। स्पेशल फोर्सेस की अटैक पावर को और धार देगा सुसाइड ड्रोन। हिंदुस्तान पर नापाक निगाह डालने वाले आतंकियों की अब खैर नहीं। आतंकी हिंद की सरजमी पर कोई हिमाकत करे, इससे पहले सुसाइड ड्रोन से उन्हें खामोश कर दिया जाएगा। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन आतंक के खिलाफ सेना का नया औजार बनने वाला है। भारतीय सेना ने बालाकोट जैसा ऑपरेशन दोहराने के लिए अपनी तैयारियों को और पुख्ता करना शुरू कर दिया है। इसी तैयारी का नतीजा है 100 करोड़ में 100 से ज्यादा स्काई स्ट्राइकर ड्रोन के लिए किया गया समझौता। इस समझौते के तहत बेंगलुरु की एक कंपनी इजरायली फर्म एलबीट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ मिलकर सेना के लिए ड्रोन बनाएगी। दरअसल भारतीय सेना कुछ वक्त से अपने लिए इस तकनीक की तलाश कर रही थी। लॉटरिंग म्यूनिशन मानव रहित एरियल हथियार होता है। इसका इस्तेमाल नजर से दूर ठिकानों पर हमले के लिए किया जाता है। इसे सुसाइड ड्रोन या केमिकेज ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। यह हथियार कम ऊंचाई पर सेना को मिशन पूरा करने में मदद देगा। लॉन्चिंग के बाद स्काई स्ट्राइकर ड्रोन आसमान में चक्कर लगाते हुए टारगेट को लॉक करता है। इसके बाद टारगेट की जानकारी जमीन पर ग्राउंड कंट्रोल को भेजता है। कंट्रोल रूम से हरी झंडी मिल जाने के बाद ड्रोन लक्ष्य पर हमला कर देगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस ड्रोन को लॉन्चिंग के बाद भी इसके टारगेट को बदला जा सकता है। यहां तक कि मिशन कैंसिल होने के बाद इसे वापस भी बुलाया जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो बात स्काई स्ट्राइकर ड्रोन की हम कर रहे हैं और आपको जरा फटाफट से बताते हैं कि दरअसल में इस ड्रोन की खासियत क्या है और उन खासियतों के चलते कैसे ये अपने आप में एक बड़ी सफलता, एक बड़ी ताकत है भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि इसकी खासियत क्या है। खासियत की सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसकी जो सबसे अहम बात है वो ये कि इसकी रेंज 100 किलोमीटर है, यानी जो सीमावर्ती तमाम इलाके हैं वहां पर ये कहर बरपा सकता है। ये अपने आप में समझना बेहद जरूरी है। जो दूसरी खासियत है इसकी रेंज के साथ साथ वो है इसकी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति 10 सेकंड है। तो जो स्पेसिफिकेशन है उस पर गौर करना जरूरी है और यही वजह है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए अगर इस फैसले पर भारत की तरफ से मोहर लगाई गई है। तीसरी बड़ी उपलब्धि क्या है, तीसरी खास बात क्या है? लोड कैपेसिटी 10 किलो की है, यानी कुल मिलाकर जो आतंकी नेटवर्क है या जो दुश्मन की साजिशें हैं उनको नेस्तनाबूद करने की ताकत रखता है, हैसियत रखता है ये सुसाइड ड्रोन। इसके अलावा और कुछ खास क्या है इसमें वो भी हम आपको बता दें। ये विस्फोटक से लैस वॉरहेड है, यानी जो अटैक फैसिलिटी है वो इसके अंदर है, जो इसकी अपने आप में एक बड़ी ताकत है। इस तरीके के जो तमाम आतंकी ठिकाने हैं उनको नेस्तनाबूद कर सकता है। हमारे जवानों को सीमा पार करने की जरूरत नहीं होगी। इस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है। इस तरीके से आतंकी संगठनों पर करारा प्रहार किया जा सकता है। ये इसकी खास बात है। इसके साथ साथ जीपीएस एक्टिव है और जैसा कि हमने आपको अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि मिशन पर एक बार अगर शुरू होता है और आपको लगता है कि नहीं मिशन को अभी वापस रखना है या मिशन के रूट को डाइवर्ट करना है तो भी यहां पर मुमकिन है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है जो इसकी उपलब्धि है। अब बात लद्दाख की, जहां भारतीय सेना ने युद्ध की अपनी तैयारियों को परखा है। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की अगुवाई में यह युद्ध अभ्यास किया गया। समुद्र तल से करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने अपनी तैयारी को धार दी। चीन बॉर्डर पर भारतीय सेना की लाइव फायर एक्सरसाइज। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में दिखाया दम।
15,000 फीट ऊंचे पहाड़ पर वॉर पावर किया टेस्ट। एलएसी के करीब भारतीयों की तैयारी देखकर चीन के उड़े होश। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के रणबांकुरों ने जब अपना जोश दिखाया तो बीजिंग के लाल सुल्तान की सेना दहल गई। गरजते टैंकों की नाल से निकलते गोलों की गूंज बीजिंग तक सुनाई दी। लद्दाख में सेना ने गुरुवार को एक अहम युद्धाभ्यास किया। इंडियन आर्मी ने लद्दाख में करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर अपनी तैयारियों को परखा। सेना के मुताबिक लद्दाख में लाइव पावर एक्सरसाइज अंजाम दी गई। ये युद्ध अभ्यास सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की अगुवाई में किया गया। इस लाइव फायर ड्रिल में स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की ऑपरेशनल तैयारियों को परखा गया है। सेना की ये ब्रिगेड हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में एक्सपर्ट है। बीते साल एलएसी पर भारतीय सैनिकों ने गलवान में चीन की हिमाकत का करारा जवाब देकर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। मई 2020 से ही भारतीय सेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी आमने सामने है। दोनों देशों ने करीब 50,000 से ज्यादा सैनिकों को यहाँ पर तैनात किया हुआ है। अभी तक दोनों देशों की सेनाओं में 12 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन मसला सुलझा नहीं है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक लद्दाख में भारतीय सेना के लाइव फायर एक्सरसाइज बेहद अहम है। भारतीय सेना पहले भी लद्दाख में कठिन अभ्यास करती आई है और चीन की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। टीम न्यूज़ नेशन। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान कश्मीर पर अपने बयान से पलट गया। पहले कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला बताने वाले तालिबान ने अब कश्मीर पर भड़काने वाला बयान दिया है। क्या है तालिबान का बयान और कैसे इससे भारत की चिंता बढ़ सकती है, एक रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान की जमीन लहूलुहान हो चुकी है। काबुल से लेकर मजार शरीफ तक हर तरफ गोलियों और तालिबान के जुल्म की गूंज सुनाई दे रही है। अमेरिका के लौटने के बाद अब तालिबान का असली चेहरा सामने आने लगा है और इस बार वो ज्यादा खूंखार दिख रहा है। उसकी नजर कश्मीर पर भी है, जिसकी वजह है पाकिस्तान, जिसने तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। इसलिए तालिबान अब अफगानिस्तान की बोली बोल रहा है। कश्मीर पर तालिबान का बड़ा बयान सामने आया है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने एक इंटरव्यू में कहा, मुसलमान के तौर पर भारत के कश्मीर या किसी और देश में मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का अधिकार तालिबान के पास है। हम आवाज उठाएंगे और कहेंगे कि मुसलमान आपके लोग, आपके देश के नागरिक हैं और आपके कानून के मुताबिक उनके पास अधिकार समान है। तालिबान का ये बयान भारत और तालिबान के बीच दोहा में हुई मीटिंग के बाद सामने आया। भारत ने मीटिंग में साफ तौर पर तालिबान से कहा था कि वो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ना होने दे, लेकिन उसके बाद आए इस बयान से आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान के इशारे पर तालिबान कश्मीर में अलगाववादी ताकतों को भड़का सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही बयान दे चुका है कि वो अफगानिस्तान में तालिबान की मदद के बदले में कश्मीर में तालिबान से मदद की उम्मीद करता है। पहले तालिबान कश्मीर विवाद को भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा बता रहा था, लेकिन अब उसके बदले सुर कहीं न कहीं पाकिस्तान प्रेम को दिखा रहे हैं। खुफिया सूत्रों से ये जानकारी पहले ही सामने आ चुकी है कि अफगानिस्तान भेजे गए आतंकियों को पाकिस्तान वापस बुला चुका है और इन आतंकियों को पीओके में पाकिस्तान ने पनाह दे रखी है। पाकिस्तान की मंशा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की जीत की भावनाओं को कश्मीर में भुनाया जा सके और भारत के खिलाफ साजिशें रची जा सके, लेकिन शायद पाकिस्तान भूल गया कि उसकी नापाक साजिशों का करारा जवाब देने के लिए भारत हरदम तैयार है, उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। टीम न्यूज़ नेशन। विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना को लेकर सियासत लगातार देखी जा रही है। बिहार में तो अलग ही सियासी घमासान मचा हुआ है कि जातिगत जनगणना कराई जाए या ना कराई जाए, लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़
ऐसे राज्य के तौर पर सामने आया है जिसने जातिगत जनगणना पर काम करना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की गिनती का काम बुधवार से शुरू हो गया। सूबे की भूपेश बघेल सरकार ने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सेंसस के लिए खास ऐप और वेब पोर्टल की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ क्वांटिफाइबल डेटा कमीशन ऐप और वेब पोर्टल की बनाई जा रही लिस्ट में पहला नाम सीएम भूपेश बघेल का दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में ओबीसी गणना के लिए और जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनकी गिनती के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ऐप लॉन्च किया है। ऐप है ये दो प्रकार के ऐप हैं इसमें। एक तो CGQDC नाम से सुपरवाइज़र के नाम से एक ऐप है, दूसरा CGQDC एक जनता के लिए ऐप है। मतलब एक ऐप जो है वो सुपरवाइज़र के हाथ में रहेगा जिसमें लॉगिन करने के बाद वो लोगों का इसमें रजिस्ट्रेशन कराएगा। दूसरा ऐप है CGQDC जिसे लोग खुद अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बघेल सरकार ने सेंसस के लिए 5,549 सुपरवाइजर भी बहाल किए हैं। इनमें से शहरी क्षेत्रों में 1103 और ग्रामीण क्षेत्रों में 4,446 सुपरवाइजर की नियुक्ति की गई है। सुपरवाइजर की जिम्मेदारी सेंसस के दौरान उन लोगों की मदद करना है जो मोबाइल फोन पर ऐप और पोर्टल का इस्तेमाल करना नहीं जानते, ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में रहते हैं। इनके लिए सुपरवाइजर घर घर जाकर डेटा फीड करेंगे। जो पढ़े लिखे नहीं है वो अपने हाथ से जानकारी नहीं भर सकते, इसके लिए सरकार ने सुपरवाइज़र नियुक्त किए हैं। सुपरवाइज़र घर घर जाकर ये पूरी जानकारी मांगेंगे। जानकारी मांगने के आधार पर अपने मोबाइल ऐप में ये सारी जानकारी फीड करेंगे। इसके अलावा अगर सुपरवाइज़र किसी के घर नहीं पहुंच पाता है तो चॉइस सेंटर एक बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन दिया गया है। चॉइस सेंटर में लोग जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपनी जानकारी वहां पर मुहैया करा सकते हैं। तो बहुत जल्द ये तैयारी जो की गई थी उसके लिए बाकायदा पूरी फील्ड पे काम शुरू हो गया है। ऐप के जरिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सेंसस के लोगों को काफी सहूलियत हो रही है। आम लोग भी आधार और राशन कार्ड के जरिए डेटा फीड कर ओटीपी के जरिए अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। कितनी सहूलियत हो गई है इस ऐप से? बहुत आसान है। इसमें जो बेसिक जानकारी मांगी जा रही है राशन कार्ड या आधार कार्ड के का हम इसमें फीड करेंगे तो इसमें जो ऑलरेडी उसमें लिंक है आधार से मोबाइल नंबर, उस पर एक ओटीपी आता है और वो ओटीपी इंटर करके हम जानकारी भर सकते हैं। निश्चित रूप से डाटाबेस तैयार करने के लिए बहुत सहूलियत है दी गई है सरकार के द्वारा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले देश में जाति जनगणना कराए जाने का मुद्दा सरगर्म होता रहा है। कास्ट सेंसस की मांग को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की तमाम पार्टियों का एक प्रतिनिधिमंडल पीएम मोदी से मुलाकात कर चुका है। लेकिन इस मामले में बघेल सरकार ने पहल कर बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात मुंबई की, जहां एक फ्लाईओवर मौत का फ्लाईओवर बन चुका है। एक महीने के अंदर ही 2 दर्जन से ज्यादा मौत हो चुकी हैं। इतने हादसों के बाद अब सरकार नींद से जागी है। अब जाकर फ्लाईओवर पर हादसे रोकने का इंतजाम किया जा रहा है। 700 करोड़ से ज्यादा का खर्च, 5 साल से ज्यादा का वक्त, तब जाकर मुंबई में एक 3 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन करने खुद सीएम उद्धव ठाकरे पहुंचे थे। लेकिन उद्घाटन के 1 महीने के अंदर ही फ्लाईओवर हादसों का ठिकाना बन चुका है। हालात ये हैं कि 1 महीने में 2 दर्जन से ज्यादा मौत हो चुकी है। आपको हम दिखाते हैं किस तरह से 1 महीने के अंदर ही बारिश के दिनों में ये जो फ्लाईओवर है और इस पर जो डामर लगे थे वो बाहर निकलने लगे थे, छूटने लगे थे, और साथ ही डामर में से तेल निकलने लगा था, जिसकी वजह से ये सड़क जो है वो चिकनी हो गई और जो बाइक सवार इस पर से गुजर रहे थे उनके साथ हादसे होने लगे। 3 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर घाटकोपर को पनवेल से जोड़ता है, जिससे आगे पुणे तक जाने का रास्ता आसान हो जाता है। लेकिन अब इस फ्लाईओवर पर जाने से लोग कतरा रहे हैं, क्योंकि लगातार होती मौत एक डर पैदा कर रही है। हाल ही में एक 34 साल के शख्स की मौत भी हुई थी। ऐसे हादसों पर बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि फ्लाईओवर बनाने में धांधली हुई है, रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इसलिए जगह जगह से डामर की कोटिंग हट गई है और वाहन फिसल जाते हैं और हादसों का सबब बनते हैं। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। खुद किरीट सोमैया फ्लाईओवर पर पहुंचे और बीएमसी पर घोटाले का आरोप लगाया। पूरा रास्ता विरोधी हो गया, 3 डजन एक्सीडेंट हुए
और महीने के अंदर ठाकरे जी की महापालिका को ये रत्ता वापस पुल खोदना पड़ता है, क्योंकि भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है। मामला सियासी हुआ तो वीएमसी नींद से जागी। अब फ्लाईओवर पर मरम्मत का काम शुरू हो गया है। 500 मीटर की दूरी पर ब्रेकर भी लगाए जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से लगातार हादसे हो रहे थे, उनके निशान जो हैं वो अभी भी फ्लाईओवर के ऊपर मौजूद हैं और इसी वजह से इस पूरे हिस्से को जो है वो बंद कर दिया गया है और यहाँ पर मरम्मत का काम चल रहा है। मामला गरमाया तो वीएमसी एक्शन में आई, क्योंकि मामला महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से जोड़ा जाने लगा। वीएमसी फ्लाईओवर की मरम्मत करके शायद सीएम साहब की इमेज का डैमेज कंट्रोल कर ले, लेकिन उन बेकसूरों की जिंदगियां अब वापस लौट कर नहीं आएंगी जो भ्रष्ट तंत्र की भेंट चढ़ चुके हैं। टीम न्यूज़ नेशन। लाख टके की बात में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन उससे पहले बात देश की बहस की, जिसके लिए आज जो मुद्दा आपने चुना है वो मुद्दा है तालिबान की सरकार आते ही कितने बदलेंगे तालिबानी रंग। इसी मुद्दे पर देश की बहस रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ। अब बात भोपाल की 7 साल की बेटी शीतल की, जिसने पेंटिंग में नेशनल अवार्ड हासिल कर बड़ा मुकाम हासिल किया है। ऊंची से कमाल करने के हुनर ने इस बेटी को बड़े मुकाम पर पहुंचा दिया है। पेंटिंग में नेशनल अवार्ड के साथ 150 इनाम जीतकर भोपाल की इस बिटिया ने परिवार का नाम रोशन कर दिया है। 7वीं की छात्र शीतल गुप्ता पोर्ट्रेट और ड्राइंग बनाने में माहिर है। पर्यावरण संरक्षण पर बनाई उनकी पेंटिंग को नेशनल अवार्ड मिल चुका है। शीतल का सपना अपने इस हुनर को और निखारने का है। मैं अपनी एकेडमी वगैरह खोलना चाहती हूँ ड्राइंग की, और ड्राइंग में इनाम कमाना चाहती हूँ। तो ड्राइंग में, पेंटिंग में आर्टिस्ट बनना चाहती हैं शीतल, और हम भी यही प्रार्थना, यही दुआ उनके लिए करते हैं कि वो इसी तरह से लगातार काम करे, ड्राइंग करे, पेंटिंग करे और देश का नाम रोशन। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ नेशन भोपाल। चलिए, लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे कट टू कट में आपको दिखाएंगे कैसे सपनों के शहर पर बरसा आसमानी कहर। विनाश त्यागी के साथ।